नमस्कार स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हम जो अभी तक फिजिक्स क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 से लेके 4 तक पढ़ चुके हैं उसके आगे के इस सेकेंड पार्ट इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे मास्टर हर्ष जैन के चैनल में। अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ जितनी भी आपके सेकेंड पार्ट में यूनिट्स बची हुई हैं फिजिक्स में, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं, क्या क्या उनके आंसर्स होना है सही। चलिए आइएगा, हमारी अगली यूनिट है 5th यूनिट जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और जिसमें से टोटल नंबरिंग होने वाली है आपकी 1 नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न और 1 नंबर का रिक्त स्थान आएगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस तरंग की ये 4 तरंगों की एक्स किरणों, दृश्य प्रकाश, गामा किरणों और अवृक्त तरंगों के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे कम जो तरंग होती है ना वो आपकी हो जाएगी गामा किरणों की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध क्या होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र में संबंध क्या होता है। तो ये संबंध आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन बी बराबर E/C, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में सी से भाग दे देंगे, मतलब किससे सी, मतलब यहाँ पर प्रकाश की चाल है उसे भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा चुम्बकीय क्षेत्र। अगला आपका ऑप्शन है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल या ओजोन परत किसको अवशोषित करती है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर वाई दिशा में होता है तो उसकी संचरण की दिशा, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होगी, जेड दिशा में होगी, जेड अक्ष के अनुदिश होती है। अगला है आपका दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश जो तरंगें होती हैं उनकी कोटि बताना है किस क्रम में होती है। तो 10⁻⁻⁶ मीटर के क्रम की होती हैं दृश्य प्रकाश तरंगों की कोटियाँ। अब आगे आपके लिए है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देख लेते हैं हम रिक्त स्थान में क्या क्या है। तो पहले रिक्त स्थान आपके सामने है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी होती है, सर्वाधिक आवृत्ति किन तरंगों की होती है। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं ना वो कौन सी होती हैं, आपकी गामा तरंगें होती हैं, जिनकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा गामा तरंग। ठीक है, चलिए अगला है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति नेचर क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो परस्पर लंबवत विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के परस्पर लंबवत दोलन के कारण प्राप्त होती हैं, इसलिए इनकी प्रकृति जो होती है ना अनुप्रस्थ होती है। अगला परावैंगनी, ये परावैंगनी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको ध्यान दें, ये परावैंगनी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो परावैंगनी लैंपों के बल्ब किसके बनाए जाते हैं। तो परावैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं। तो क्या लिखना है आपको, क्वार्टज के बनाए जाते हैं। तो परावैंगनी लैंप किसके बनाए जाते हैं, के बल्ब जो होते हैं ना क्वार्टज के बनाए जाते हैं। अगला है जीवाणुनाशक के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में आप जानते होंगे परावैंगनी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जीवाणुनाशक मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनमें जीवाणु मतलब कीटाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने में परावैंगनी किरणें सहायता करती हैं। अगला 5वीं है जो OTA खाली स्थान, उसमें सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है। तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास जो होता है ना वो होता है आपका 0.1 मीटर से 1 mm तक 1 मिलीमीटर तक होता है। किसका, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास। तो ये हो गई आपकी विभिन्न प्रकार की परावैंगनी तरंगों, जो यूनिट 5 थी उसकी OTA कंप्लीट हो गई आपकी। अगली 6 यूनिट में हम देखते हैं। 6 यूनिट में से टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आया ना है वो एक रिक्त स्थान अकेले आएगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव एक रिक्त स्थान आएगा। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश का जो अतिक्रमण हो जाता है या प्रकाश को जो छिपा लिया जाता है या प्रकाश की जो जगह होती है, जो स्थान होता है उसको घेर लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है विवर्तन। क्या बोला जाता है, विवर्तन। तो प्रकाश के अतिक्रमण को बोला जाता है विवर्तन। चलिए अगला है आपका श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण की घटना, मतलब किसके कारण श्वेत प्रकाश की जो फिल्म होती है ना वो रंगीन दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण।
किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण श्वेत प्रकाश जो में पतली फिल्म होती है ना, रंगीन दिखाई देती है। अगला है आपका तरंग संचरण के दौरान समान कला में स्थित दोलन करते हुए बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं तरंग संचरण के दौरान जो आपके समान कला में स्थित बिंदु होते हैं ना, तो उनके बिंदु पथ को बोला जाता है, समान कला में स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र बोला जाता है। अगला आपका ओटी है बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र होता है? मतलब कि तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र। तो बिंदु स्रोत के कारण कौन सा तरंगाग्र होता है आप जानते होंगे, तो गोलीय तरंगाग्र होता है जो कि बिंदु स्रोत के कारण होता है, और स्लिट के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो बेलनाकार तरंगाग्र होता है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला 5वीं है तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? जब हम तरंग स्रोत से दूर जाएंगे, जैसे तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी ना, तो उसको बोला जाता है डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम देखते हैं कि जब भी हम किसी स्रोत से दूर जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होने लगती है, तो उसे बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है ना। तो आपकी ये 6 यूनिट की ओटियाँ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 7 यूनिट की ओटियों में, जिसमें से आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 7 यूनिट में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, जिसमें से एक भाग की 2 ओटियाँ आना है और सही जोड़ी 1 नंबर की, कुल मिला के 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आना है। चलिए आइए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक वाक्य से संबंधित, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन कहा जाता है। धातु का कार्यफलन कहा जाता है। तो न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोला जाता है? धातु का कार्यफलन। चलिए अगला है आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 जूल में व्यक्त करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं ये बताना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं आपके 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होते हैं आपके, कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻19 माइनस के जूल। यदि इसी का उल्टा करना होता तो आपका हो जाता 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? तो ये हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, छोटी छोटी बातों का, क्योंकि इधर से उधर करके भी आपको दे दिया तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला, किसी फोटोन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? तो देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किससे संबंधित बोली गई है? फोटोन से। तो फोटोन से संबंधित आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लिखना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी लैम्डा बराबर h/mc। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाए? h/mc। हम mc को p भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और c क्यों लिखा गया है? क्योंकि c होता है फोटोन की चाल। फोटोन की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के समान होती है, इसलिए फोटोन के लिए लिखा है। ये किसी अन्य जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे नीचे c के स्थान पर क्या लिख देंगे? हम भी लिख देंगे। तो ये ध्यान रखा जाए। तो लैम्डा बराबर h/mc हो जाएगा आपका फोटोन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है वो होता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये इस प्रकार से होता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। अगला है आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान कैसे होगा कि बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? तो जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कि विद्युत धारा क्या होगी? बढ़ेगी। ये ध्यान रखें। अगला है आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप अब आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, तो आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है? प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है अपरिवर्तित रहेगी। तो ये ध्यान रखें, जब आपसे पूछा जाए आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ेगी, और आवृत्ति बढ़ाने पर कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा विद्युत धारा पर। चलिए
अगला है आपका इसी में, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब गतिज ऊर्जा की बात की गई है, तो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है, जिसके नियम पढ़े हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है उसमें बताते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। मतलब कि यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला, फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन की परिभाषा ये हो जाएगी आपके सामने कि फोटोन जो होता है ना, एक प्रकार का कण होता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा इसकी एक वाक्य में लिख के आइएगा कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इस कण को ही फोटोन कहा जाता है। क्या है, प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इस कण को ही फोटोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है ना। चलिए अगला, तो प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला है आपका टॉपिक कि प्लांक नियतांक का मात्रक तथा बिमी सूत्र लिखना है। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड होता है, तथा इसका जो बिमी सूत्र होता है वो होता है m1L2T-1 होता है, m1L2T-1। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ना, मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, और बिमी सूत्र हो जाएगा m1L2 और T-1। तो ये हो जाएगा इसका प्लांक नियतांक का बिमी सूत्र, ठीक है। तो इनको अच्छे से, चलिए अभी इस यूनिट से 7वीं यूनिट से संबंधित जो जोड़ी दी हुई है आपको उसके बारे में देख लेते हैं। तो जोड़ी मिलाते हैं, ये किससे संबंधित जोड़ी है, ये यूनिट है, ये किसकी यूनिट कौन सी मैच कर रही है वो बताना है। तो प्लांक नियतांक अभी हम बात कर रहे थे, तो जो प्लांक नियतांक होता है उसका जो मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। दहलीय आवृत्ति है, एक प्रकार से आवृत्ति, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। अगला कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका मात्रक हो जाए जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की लंबाई होती है, तो वो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वन है, तो एक वाक्य आना है 2 और सही जोड़ी आना है 2। चलिए इसमें संबंधित ओटी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो पहली ओटी है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या आपकी 4A0 हो जाएगी, प्रथम कक्षा की 4 गुणी हो जाएगी 4A0, ठीक है ना। अगला, रेडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा मात्रक लिखना है। तो रेडबर्ग नियतांक का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/λ/r ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये होता है आपका रेडबर्ग नियतांक का सूत्र। इसका मात्रक जो हो जाता है वो होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स, रेडबर्ग नियतांक का मात्रक। चलिए अगला है आपका, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। तो एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की हो सकती है। ऐसा कह सकते हैं इसकी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में होती है। तो ये भी ध्यान रखें, सेंटीमीटर में पूछी गई है, मीटर में ही ध्यान रखिए। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम बताना है जो पूर्णतः दृश्य भाग में पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की जो दृश्य भाग में पड़ने वाली जो स्पेक्ट्रमी रेखा होती है वो होती है बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, बामर श्रेणी। और ये सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के जो बारे में सबसे पहले चर्चा की गई थी वो बामर वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, और उसी ने सबसे पहले दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी की खोज की थी, इसलिए उसके नाम पर बामर श्रेणियाँ रखी गई। चलिए अगला आता है, परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम सर जे थॉमसन ने किया था। परमाणु की संरचना का अध्ययन जे थॉमसन। अगला है आपका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताना है। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां वहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे लिख के आना है। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां ये हो जाती हैं कि इसने है ना परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई थी, मतलब सही तरीके से नहीं कर पाई। और दूसरा ये कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी इसके द्वारा नहीं कर पाई गई।
तो इस प्रकार से इसकी दो कमियां हो गई ये। चलिए अगला आता है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा मतलब प्रथम कक्षा की त्रिज्या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। अगला है कि कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ होता है। ये कौन सा मॉडल था जिसके द्वारा जो परमाणु होता है धनावेशों का गोलीय मेघ होता है। तो ये होता है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा होता है? प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका जो टॉपिक है इस यूनिट से संबंधित, इसमें एक सही जोड़ी दी हुई है, उसी सही जोड़ी की बात कर लेते हैं हम। तो सही जोड़ी में आइएगा क्या क्या है इसमें, उसके बारे में बताना है आपको। तो आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग क्या होता है। तो हमने पढ़ा है बोर के परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन का जो रेखीय संवेग होता है ना, वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। अगला परमाणु, तो परमाणु कैसा होता है? विद्युत रूपेण उदासीन होता है, ठीक है ना। अगला रेडबर्ग नियतांक का भी हमने मात्रक पढ़ा था। रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। अगला है लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी आपकी किस क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो लाइमन श्रेणी जो होती है ना, हाइड्रोजन परमाणु में जो लाइमन श्रेणियाँ होती हैं वो पड़ती हैं आपकी परावैंगनी क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला बामर श्रेणी भी पढ़ा है हमने। बामर श्रेणी किस में पड़ती है? दृश्य क्षेत्र में। और पाषाण श्रेणी किस में पड़ेंगी? आपकी अवरक्त क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग उदासीन, इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग जो होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो NH/2π ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला परमाणु उदासीन होता है। रेडबर्ग नियतांक का मात्रक m इनवर्स हो गया, मीटर इनवर्स। लाइमन श्रेणियाँ परावैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणियाँ दृश्य क्षेत्र में, पाषाण श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा यूनिट 9। अब यूनिट 9 से संबंधित आपको बता दिया जाए कि एक वाक्य में आंसर एक आना है और सही जोड़ी एक आनी है। तो 2 नंबर की टोटल इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव मिलना है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला ओटी आपका 0 केल्विन ताप पर निज या नेज अर्धचालक जो होते हैं ना, वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक को चालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? कुचालक या विद्युत रोधी भी जिन्हें हम कहते हैं। तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कुचालक या विद्युत रोधी लिख के आएंगे आप। अगला पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन पाया जाता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में, बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में जो आपके पाए जाते हैं वो होते हैं आपके होल। कौन होते हैं? होल। और जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में। इसी प्रकार इसका अपोजिट हो जाएगा, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में हो जाएंगे होल, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। तो नंद गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो एंड गेट को नॉट गेट के साथ संयोजित करके बनाया जाता है। तो एंड गेट का हो जाएगा A/B, और इसमें नॉट गेट संयोजित करेंगे तो इसका क्या लगा देंगे? बार। तो इस प्रकार का इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? y बराबर A/B का बार। अगला है एलईडी क्या है। तो एलईडी जो है एक प्रकार से हमारे घरों में लगी होती है वो एलईडी की, उसी के बारे में बताना है। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिख के आएंगे? तो ऐसे लिखेंगे, एलईडी एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्रबायस में विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अग्रबायस में, ध्यान रखिए, अग्रबायस में विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अगला है आपका सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है। तो सार्वत्रिक गेट आप जानते हैं, नंद गेट और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। मतलब कि ये आपके जो मूलभूत गेट होते हैं उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। नंद गेट और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। अगला दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है। तो दिष्टकारी का जो कार्य करती है वो पीएन संधि डायोड जो युक्ति होती है अर्धचालकों से जो बनती है। तो पीएन संधि डायोड जो युक्ति होती है वो अर्धचालकों के रूप में
यह कह सकते हैं दृष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक शब्द में। अब आते हैं इसमें जो सही जोड़ी दी हुई है उस सही जोड़ी संबंधित देख लेते हैं। और इस सही जोड़ी में आपको बता दूं, इसमें एक तरफ दिए हुए हैं आपके विभिन्न प्रकार के गेट और एक दूसरी तरफ उनके बुलियन व्यंजक है, तो उनसे मैच करवाना है आपको क्या है। तो पहले बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा है नंद गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक जो एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से मिलता है, तो इसका हो जाएगा ए इंटू बी का बार। अगला हो जाएगा एंड गेट ए और बी का क्या हो जाएगा इंटू, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, नॉर गेट, तो नॉर और नॉट गेट के संयोजन से बनता है, और मतलब होता है प्लस, और प्लस का बार। ठीक है ना, फिर और गेट ए प्लस बी हो जाएगा। नॉट गेट मतलब ए नहीं, ए का बार, तो इस प्रकार से नंद का ए इंटू बी का बार और एंड का ए इंटू बी, नॉट का हो जाएगा ए प्लस बी का बार, और का हो जाएगा ए प्लस बी और नॉट का हो जाएगा ए बार। तो इस प्रकार से हमारी ये जितनी भी ओटियाँ थी वो संबंधित हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 2 है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, स्टूडेंट के पास शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और इसके बाद हम आपके लिए जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, वो सब लेके आएंगे। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कोशिश करूँगा मैं, समय मिलता है तो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो इसको सभी को शेयर करें, साथ में लाइक करें वीडियो को, अच्छी लगी हो आपको तो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।